हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स मास्टर। जैसे कि आप सबको पता है कि हम मास्टर केडर के होने वाले सब्जेक्ट एग्ज़ाम मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमारा एलिमेंट्री सेट थ्योरी का टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम सेट्स एंड रिलेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं और इसमें आज हम फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो फंक्शंस क्या होते हैं? A function is a relation in which each element of the domain is paired with exactly one element of the range। मतलब क्या है कि फंक्शन एक हमारा रिलेशन होता है जिसमें हमारे डोमेन का हर एक एलिमेंट रेंज के एग्जैक्टली एक एलिमेंट के साथ पेयर किया हुआ होता है। Another way of saying it as that there is one and only one output y with each input x। That means कि अगर हम x की एक इनपुट हम पे उस पे फंक्शन लगाते हैं तो हमारे पास y की एक ही वैल्यू आएगी। और अच्छे से समझते हैं, जैसे कि हमारे पास देखिए फंक्शन एक मशीन की तरह है, ठीक है। उसमें हमने क्या किया, इनपुट x एंटर किया। जब उसमें इनपुट x डाला तो हमारे पास क्या है, उस पर जब फंक्शन हमने लगाया तो वो हमारे पास क्या है, आउटपुट दे देता है, जिसको हम बोलते हैं fx, फंक्शन ऑफ x। तो हमारे पास क्या होता है, जो फंक्शन मशीन है इसमें हमारे पास इनपुट किया तो हमारे पास जो भी रूल होगा फंक्शन का वो लगा, देन हमारे पास क्या आ जाती है, उसकी आउटपुट आ जाती है, दैट मीन्स आंसर आ जाता है। और डोमेन इसमें क्या होती है, द सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज़ ऑफ आ रिलेशन और फंक्शन। किसी भी फंक्शन की सारी इनपुट वैल्यूज़ जो होती हैं वो हमारी क्या होती है, डोमेन। और रेंज क्या होता है, the set of all output values of a relation और function। that means कि किसी भी फंक्शन की सारी जो आउटपुट वैल्यूज़ होती हैं, जो हमारे पास आंसर्स आते हैं, वो हमारी क्या होती है, रेंज। ये हमारी है फंक्शन नोटेशन। फंक्शन को किस तरह से लिखा जाता है या डिस्क्राइब किया जाता है, इसकी एक एग्जांपल करते हैं। जैसे ये है हमारे पास fx, ये क्या है, नेम ऑफ द फंक्शन क्या होता है, f ऑफ x, इसको बोलते हैं f ऑफ x। और जो ये x होती है इसको हम बोलते हैं इनपुट। और अभी हमने पढ़ा है कि इनपुट सारी होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वो क्या होती हैं, हमारी डोमेन होती हैं। और जो हमारा फंक्शन होता है इज़ इक्वल टू जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारी होती है आउटपुट, जिसे हम रेंज बोलते हैं। तो हम इसी तरह से इसकी सारी वैल्यूज़ इनपुट इसमें डाल के हम आउटपुट जो है वो हमारे पास पता चलती जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने x इज़ इक्वल टू 2 पुट किया, f2 पुट किया, तो यहाँ पे x की जगह हमने क्या किया, 2 पुट कर दिया, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया f ऑफ 2 क्या आ गया आंसर में, 7। देन हमारे पास f ऑफ -4 ऐसे ही क्या आ गया, 11। तो इसी तरह से हम किसी भी फंक्शन की वैल्यू किसी भी नंबर के लिए निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये एक एग्जांपल, गिवन hz इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 9। तो हमें क्या बोला गया है कि फाइंड करना है हमने h -3। तो देखिए -3 हमारी क्या है, इनपुट वैल्यू है, और हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 9। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी हमारे पास z है वहाँ पे हम इनपुट वैल्यू पुट कर देंगे -3। तो जब यहाँ पे हमने -3 पुट किया तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आंसर आ गया, 30। तो जो हमारा h -3 था वो हमारे पास क्या आ गया, 30। तो ये हमारी आउटपुट वैल्यू है। इसी तरह से ये हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें हमने g ऑफ -2 फाइंड आउट किया हुआ है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, तो आप एक बार इसको ट्राई करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट ये है हमारे पास, लेट एफ ए टू बी एंड एफ ए इज इक्वल टू बी, देन वी यूज़ द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी। f क्या है, हमारे पास एक फंक्शन है जो मैपिंग करता है a से b की, और f ऑफ a हमारे पास क्या वैल्यू देता है, इज इक्वल टू b। तो जो a होगी हमारे पास, a इज़ द डोमेन ऑफ f, और इसे डिनोट किया जाता है DOM ऑफ f। तो जो हमारे पास ये फर्स्ट फंक्शन होता है ना, इसका फंक्शन का a ऑफ जो मैपिंग होती है, तो जो a होती है वो हमारे पास क्या होती है, डोमेन। और जो हमारे पास b होती है उसको हम बोलते हैं को डोमेन ऑफ f। देन हमारे पास जैसे f ऑफ a लिखा तो हमारे पास इज इक्वल टू b आया, तो जो b होती है इसको बोलते हैं हम इमेज ऑफ a, क्योंकि a पुट करने पे हमारे पास b आंसर आया था। देन b हमारे पास क्या है, इमेज है किसकी, a की इमेज है, और जो a है वो हमारे पास क्या है, प्री इमेज है b की।
द रेंज ऑफ एफ इज़ द सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए डिनोटेड RNG ऑफ एफ। देयरफॉर रेंज क्या है हमारी एफ की, सेट में जो भी सारी इमेजेस आएंगी, दैट मीन्स बी टाइप जो भी हमारे पास आउटपुट आंसर्स आएंगे वो सारी हमारे पास क्या होती हैं, रेंज होती है एफ के सेट की। इसको डायग्राम के थ्रू एक बार देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये ए और ये हमारे पास बी एक सेट है, तो हमारे पास इसमें एक एलिमेंट है ए और इसमें एक एलिमेंट है बी। देन हमारे पास क्या है, हमें पता है कि जो ए सेट होता है वो सारे हमारे क्या होते हैं, डोमेन होती है, और जो बी सेट में सारे एलिमेंट्स होते हैं वो हमारी क्या होती है, को डोमेन होती है। मतलब बी के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, को डोमेन होती हैं। देन हमारे पास फंक्शन जो है वो ए टू बी हमारे पास क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। देन हमारे पास क्या होगा, ए को पुट किया, इनपुट दी, तो हमारे पास आंसर क्या आया, बी। देन बी हमारी क्या हो गई, रेंज हो गई। और ये क्या है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी है। देन हमारे पास जो बी है ये इमेज है और बी की प्री इमेज क्या है, हमारे पास ए है, तो ए प्री इमेज है और बी हमारे पास इमेज है। आई होप कि आप लोगों को सब पता चल गया होगा। अगर ना पता चले तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, इज़ दिस रिलेशन अ फंक्शन, क्या जो ये हमें रिलेशन दिया हुआ है ये एक फंक्शन है या नहीं है। तो हम कैसे देखेंगे, तो हमने हमारी पिछली वीडियो में ये देखा था कि रिलेशन में डोमेन और रेंज क्या होते हैं। जो भी हमारे फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमारे सारे क्या होते हैं, डोमेन होते हैं, और जो सेकंड वाले कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, रेंज होते हैं। तो हमने एज इट इज़ सारे लिख लिए, जो भी हमारे पास डोमेन्स आई थी और जो भी हमारे पास रेंज आई थी वो सारी हमने लिख ली। तो हमने यहाँ पे देखा 1 जब हमने इनपुट वैल्यू पुट की तो हमारे पास उसका आंसर 0 भी आया और उसका आंसर 5 भी आया। लेकिन आप ये देखिए कि ये कभी पॉसिबल हो सकता है कि किसी फंक्शन में एक वैल्यू पुट करने पे हमें 2 अलग अलग आंसर्स मिलें। तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता कि हमें उसका आंसर एक पुट करे पे हमें 0 भी मिल जाए और 5 में मिल जाए, तो ये हो नहीं सकता। इसीलिए हमारे पास क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। दैट मीन्स ये जो हमें रिलेशन दिया हुआ है ये एक फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि अगर डोमेन में कभी भी किसी एक एलिमेंट के 2 आंसर्स दिए हुए हैं देन वो हमारे पास क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट, ये हमारे पास 2 एग्जांपल्स और हैं, ये फंक्शन की और ये नॉट अ फंक्शन की। तो ये देखते हैं। जैसे इसमें देखिए हमारे पास 10 2 के साथ मैप्ड है, 3 3 के साथ, 4 8 के साथ, 7 4 के साथ एंड 5 8 के साथ। दैट मीन्स हमारे पास क्या है, सारे अलग अलग नंबर्स किसी एक पे मैप हैं। तो देखो हमारे पास ये क्या है, 4 और 5 ये 8 पे मैप है। किन्हीं 2 वैल्यू की सेम वैल्यू तो आ सकती है लेकिन किसी एक के 2 आंसर्स नहीं आ सकते। जैसे अगर हम ले स्क्वायर फंक्शन ले लें एक्स स्क्वायर, तो अगर इसमें हम -2 भी पुट करते हैं तो भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो 4 आएगा, और अगर हम 2 भी पुट करेंगे तो भी इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। दैट मीन्स एक्स की इनपुट वैल्यूज़ अलग अलग हो सकती हैं और उसका आंसर क्या होगा, सेम हो सकता है, लेकिन कभी भी एक्स की सेम वैल्यूज़ और आंसर 2 अलग अलग नहीं हो सकते। उसी तरह से ये देखिए 10 का 2, 3 का 3, 5 का 4 एंड 5 का 7। तो हो गया ना वही बात कि हमारी एक वैल्यू पे आंसर्स क्या आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, जो कि हो नहीं सकता। इसीलिए ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट है वर्टिकल लाइन टेस्ट, जिसको हम पेंसिल टेस्ट भी बोल देते हैं। इफ़ एनी वर्टिकल लाइन passes थ्रू मोर देन 1 पॉइंट ऑफ द ग्राफ देन दैट रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन। वो बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी वर्टिकल लाइन, जैसे ऐसे वर्टिकल लाइन हम कोई भी ड्रॉ करते हैं, वो हमारे पास ग्राफ में से किन्हीं एक पॉइंट को छोड़कर उससे ज़्यादा पॉइंट्स पे टच करती है, कट करती है, देन वो वाला रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। जैसे ये हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं, तो हम इनमें देखते हैं कि हमारे पास ये फंक्शंस हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ये फंक्शन है इसमें हमारे पास जो भी फंक्शन बना हुआ है ये वाला फंक्शन है। तो यहाँ पे अगर हम y की जितनी भी लाइंस ड्रॉ करेंगे सारे एक ही बार लाइन पे कट हो रहे हैं। दैट मीन्स ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है। उसी तरह से हमारे पास ये है एक फंक्शन। तो यहाँ पे अगर हमने लाइंस ड्रॉ की वर्टिकल लाइंस, तो सारी क्या है, एक ही पॉइंट पे कट कर रही हैं, देन ये भी हमारे पास क्या है, फंक्शन है। लेकिन ये वाला देखिए, अगर ये वाला ग्राफ हम लेते हैं, इसमें हम कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो वो हमें 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है। दैट मीन्स ये 1 से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट हो गया,
दैट मीन्स ये वाला हमारे पास फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये वही चीज़ होगी, x की एक वैल्यू पे हमें क्या मिल रही है, 2 आंसर्स मिल रहे हैं, जो कि नहीं हो सकता, देन ये हमारा फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फंक्शन। वैसे तो हमारे पास फंक्शंस की बहुत सारी टाइप्स होती हैं और उनमें से कुछ हम आज डिस्कस कर लेते हैं और कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइप्स इसकी बहुत ज़्यादा है, वरना वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। इसीलिए आज हम कुछ इसकी टाइप्स को, जो है फंक्शन की टाइप्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन क्या होता है? इफ़ ईच एलिमेंट इन द डोमेन of a function has a distinct image in the codomain, the function is said to be 1-1 function और इंजेक्टिव फंक्शन। वो बोल रहे हैं कि अगर किसी भी डोमेन में जितने एलिमेंट्स हो, उन सब एलिमेंट्स की अलग अलग इमेज हो, हर एलिमेंट की अलग इमेज हो कोडोमेन में, देन वो फंक्शन हमारे पास क्या होगा? 1-1 फंक्शन होगा। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, लेट एफ फंक्शन एक्स टू वाई बी अ फंक्शन whose domain is a set X, the function f is injective if for all x1 x2 belongs to x, then हमारे पास अगर फंक्शन f(x1) इज इक्वल टू f(x2) है, देन हमारे पास x1 और x2 भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। सिमिलरली इफ़ x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2, देन उनके जो फंक्शंस भी होंगे वो भी इक्वल टू नहीं होंगे। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास ये है, ये डोमेन के एलिमेंट्स हैं AEIO एंड ये हमारे पास को डोमेन के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड 5। देन देखिए A 1 पे मैप कर रहा है, E 4 पे मैप कर रहा है, I 5 पे कर रहा है एंड O हमारे पास 2 पे कर रहा है। देन इसका डोमेन का हर एक एलिमेंट इसके अलग एलिमेंट को रिलेट कर रहा है। देन ये वाला फंक्शन हमारे पास क्या है? 1-1 फंक्शन है। लेकिन इसमें देखिए A हमारे पास 1 को रिलेट कर रहा है, E 2 को कर रहा है, I 5 को कर रहा है एंड O भी हमें क्या कर रहा है? 2 को ही कर रहा है। देन यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? 2 एलिमेंट्स क्या हैं? किसी एक एलिमेंट को ही क्या कर रहे हैं? रिलेट कर रहे हैं। देन ये वाला फंक्शन हमारे पास 1-1 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक डोमेन के एलिमेंट की जो इमेज है वो डिस्टिंक्ट नहीं है, अलग नहीं है, इसीलिए ये 1-1 फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट, इसके ग्राफ। जैसे देखिए ये हमारे पास एक ग्राफ है, इसमें हमारे पास अगर हम इसमें वर्टिकल लाइन टेस्ट करें तो ये देखिए ये सारे क्या कर रहे हैं? एक ही लाइन पे कट कर रहे हैं। देन ये हमारे पास क्या है? 1-1 फंक्शन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे अब वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे तो ये तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने y की वैल्यूज़ चेक करनी है। तो y की वैल्यूज़ चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे हर x की वैल्यू पे हमारे पास y की एक ही वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारी एक x की वैल्यू पे हमें ये y की वैल्यू मिल रही है और ये जो y की वैल्यू है यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे 2x की वैल्यूज़ आ रही है। दैट मीन्स कि इस x की वैल्यू पे भी हमारे पास ये वाली वैल्यू है। जैसे ये 5 है, जैसे ये 5 वैल्यू है, देन ये क्या है? हमारी यहाँ पे इस x की वैल्यू पे भी वैल्यू 5 है y की और इस x की वैल्यू पे वैल्यू 5 है y की। ये फंक्शन तो है, क्योंकि हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट किया था इस पे कि ये क्या है? यहाँ पे हर एक ही पॉइंट पे कट करेगा। ये फंक्शन तो है, लेकिन ये क्या है? 1-1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? हमारी x की 2 वैल्यूज़ पे हमारी y की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है, इसलिए ये 1-1 फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट है मैनी वन फंक्शन। ऑन द अदर हैंड, इफ़ देयर आर एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स इन द डोमेन whose images are same, the function is known as many-to-1। दैट मीन्स अगर हमारे पास क्या है? डोमेन में कोई एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स होते हैं जिनकी इमेज सेम है, जिनका आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, देन उसको हम बोलेंगे many-to-1। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं तो वो मैनी हो गए, और लेकिन एक ही इमेज पे जा रहे हैं तो वो 1 हो गया, many-to-1। जैसे कि ये देखिए many-to-1 की डेफिनेशन प्रॉपर क्या है? अ फंक्शन f(x)(y) इज सेड टू बी many-1 if there exist at least 2 distinct elements in x whose images are same. Therefore f(x)(y) is many-1
इफ़ हमारे पास क्या आ गया, x1 x2 इक्वल नहीं होंगे लेकिन f(x1) इज इक्वल टू f(x2) होगा। जैसे कि ये हमारे पास g(x2) एक फंक्शन है, तो इसमें हमने x2 का फंक्शन है, तो यहाँ पे -2 और 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर दोनों का क्या आएगा, 4 ही आएगा। देन हमारे पास क्या हुआ, ये क्या है, मैनी है मतलब ज़्यादा है, और ये किस पे जा रहे हैं, इमेज क्या है इसकी, 1 है, तो ये फंक्शन हो गया मैनी टू 1। इसी तरह से आ गया ऑन टू फंक्शन। A function is called an onto function if each element in the codomain has at least one pre-image in the domain. It is also called surjective function. दैट मीन्स ये कौन सा फंक्शन होता है, किसको ऑनटू फंक्शन बोलते हैं, जिसमें कोडोमेन का हर एक एलिमेंट की एटलीस्ट एक प्री इमेज पक्का होगी, उसको हम बोलते हैं ऑनटू फंक्शन। जैसे कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, लेट f(x)(y) बी अ फंक्शन हुज डोमेन इज अ सेट x, द फंक्शन f इज एन ऑनटू फंक्शन if and only if for every y in the codomain y there is at least one x in the domain x such that f(x) is equal to y। दैट मीन्स कि हर y की वैल्यू पे जो y बिलोंग करेगा y को और x बिलोंग करेगा x को, देन हमारे पास हर f(x) के लिए कोई ना कोई y होगा। दैट मीन्स f(x) इज इक्वल टू y, हर y की वैल्यू किसी ना किसी x के लिए होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखते हैं, AEIOU हमारे पास डोमेन है और ये हमारे पास क्या है, कोडोमेन है। तो हमारे पास कोडोमेन की इसकी 1 की प्री इमेज A है, 2 की प्री इमेज I भी है और O भी है, एंड 3 की प्री इमेज U है एंड 4 की प्री इमेज E है। दैट मीन्स Y के फंक्शन के सारे कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स X के सारे एलिमेंट्स से रिलेट करते हैं, तो हमारे पास इनकी सबकी प्री इमेज है, देन ये हमारे पास क्या है, ऑन टू फंक्शन है। उसी तरह से अगर हम ये वाली एग्जांपल लें, इसमें देखो कोडोमेन के ये जो 2 एलिमेंट्स हैं वो किसी के साथ भी रिलेट नहीं किए गए हैं डोमेन के एलिमेंट्स के साथ, देन इसीलिए ये हमारा क्या है, फंक्शन ऑन टू नहीं है। दैट मीन्स कि इन दोनों की प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये फंक्शन भी ऑन टू नहीं है। नेक्स्ट इसके ग्राफ, हमारे पास कोई भी फंक्शन है तो उसका क्या होगा, हमारे पास जो भी हर एक y की वैल्यू के लिए, ये देखिए x की वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है, इसकी भी वैल्यू आ रही है, इसकी भी, हर एक y की वैल्यू के लिए x की वैल्यू है, देयरफॉर हमारे पास क्या है, ये ऑन टू फंक्शन है। उसी तरह से ये भी हमारे पास क्या है, जैसे ये वाली लाइन है तो यहाँ पे हमारे पास देखिए -2 के नीचे जो भी y की वैल्यूज़ हैं उनके लिए हमारी क्या है, x की कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमारी x की सारी वैल्यूज़ यहाँ तक ही हैं, उसके बाद हमारी कोई भी x की वैल्यू नहीं आ रही नीचे। और अगर हम ग्राफ रियल नंबर्स के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, R to R फंक्शन हो हमारा, देन हमारे पास y की सारी r की वैल्यूज़ हैं, लेकिन x की वैल्यूज़ तो हमारे पास मैक्सिमम -2 तक की आ रही हैं, उसके बाद तो आ ही नहीं रही। देन हमारे पास क्या है, y की हर एक इमेज मतलब एलिमेंट के लिए x का कोई भी एलिमेंट जो है वो नहीं है, इसीलिए हमारे पास क्या होगा, ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इनटू फंक्शन। इफ़ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन द कोडोमेन विच इज़ नॉट एन इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इन द डोमेन, देन द फंक्शन विल बी इनटू फंक्शन। दैट मीन्स कि यहाँ पे कोडोमेन में हमारे पास अगर एक भी कोई ऐसा एलिमेंट है ना जिसकी प्री इमेज हमारे डोमेन में नहीं है, देन उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन बोलेंगे। तो ये हमारे पास क्या आता है, ऑन टू का ऑपोजिट होता है, जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन बोलते हैं। उसी तरह से जैसे ये हमारे पास कोडोमेन है और इसमें इन 2 एलिमेंट्स की कोई भी हमारे पास डोमेन में एलिमेंट नहीं है, प्री इमेज नहीं है, देयरफॉर ये वाला जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, इनटू फंक्शन। नेक्स्ट है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, अगर a और b हमारे पास 2 सेट्स हैं एंड फंक्शन f a to b है, देन हमारे पास क्या होगा, द फंक्शन f इज़ बाइजेक्टिव इफ़ इट इज़ बोथ 1 to 1 एंड ऑन टू। दैट मीन्स कि अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास उसमें दोनों कंडीशंस हो, वो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो, देन हमारे पास वो वाला फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। और 1 to 1 और ऑन टू की आपको दोनों कंडीशंस पता है, तो आप कोई भी फंक्शन को देख सकते हैं कि वो बाइजेक्टिव है या नहीं है। जैसे कि हमारे पास ये एक एग्जांपल है, इसमें देखो डोमेन के सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को रिलेट करते हैं, और उसी तरह से
कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज है। तो इससे हमारे पास क्या होता है, ये 1 to 1 भी है एंड ऑन टू भी है, देयरफॉर इट इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। आई होप कि आप सबको ये टॉपिक समझ आ रहा होगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे दिया गया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वह टेलीग्राम चैनल पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पे आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कभी भी मुझे पूछ सकते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन इज़ अ लीनियर फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू v, where b is a constant. It is also written as fx is equal to b. The graph of a constant function is a horizontal line. दैट मीन्स कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, एक लीनियर फंक्शन होता है जिसमें हमारी एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और जो कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे हमारे पास डोमेन और रेंज क्या होती हैं कांस्टेंट फंक्शन की। जैसे फंक्शन आर टू आर है, देन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू सी फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर। हम एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सी ही आएगा, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है। देन हमारे पास डोमेन जो होगी कांस्टेंट फंक्शन की वो तो आर होगी, सारे रियल नंबर्स, लेकिन जो रेंज होगी वो ओनली वही एलिमेंट होगा जो क्या होगा हमारे पास, जिसका आंसर आ रहा होगा। देन सी हमारे पास सिर्फ क्या होगी, रियल वैल्यूज़ की एक वैल्यू होगी जो हमारी रेंज में होगी। नेक्स्ट इसके ग्राफ देखते हैं। जैसे हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू 3, कोई भी फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3, देन हमारे पास क्या है, कोई भी x की वैल्यू पुट करें हम, -1, 1, 2, 3, 4 कुछ भी पुट करें रियल नंबर्स में से, और y की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, सिर्फ 3 ही रहेगी। तो ये हमारा होता है कांस्टेंट फंक्शन। उसी तरह से एफ एक्स इज इक्वल टू -2, दैट मीन्स कि x की हम कोई भी वैल्यू पुट कर लें, हमारे पास जो y की वैल्यू है वो क्या आनी है, -2 ही आनी है। तो ये होते हैं कांस्टेंट फंक्शन के ग्राफ्स। नेक्स्ट है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शंस क्या होता है, द फंक्शन f इज़ एन आइडेंटिटी फंक्शन एज ईच एलिमेंट ऑफ a इज़ मैप्ड ऑन टू इटसेल्फ। द फंक्शन f इज़ अ 1, 1 एंड ऑन टू। इसका मतलब क्या है कि आइडेंटिटी फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें एक कोई ए सेट है हमारे पास, तो उसके सारे एलिमेंट्स खुद पे ही, अपने आप पे ही इटसेल्फ मैप्ड हुए होते हैं, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ये हमारे पास जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है ये हमारे पास 1, 1 भी होता है एंड ऑन टू भी होता है। जैसे देखो ये 1 to 1 मैप है, 2 to 2, 3 to 3, 4 to 4, 5 to 5। दैट मीन्स हर एक नंबर अपने ही नंबर के साथ क्या है, मैप्ड है। तो ये हमारे पास क्या है, ए टू ए मैपिंग है, और ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। ये वाला जो फंक्शन है वो ये 1 to 1 भी है एंड ऑन टू भी है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, द फंक्शन f इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट a हैज़ एन इमेज ऑन इटसेल्फ। दैट मीन्स एफ ए इज इक्वल टू ए। दैट मीन्स जो भी हम इनपुट फिल करेंगे वही हमारे पास क्या आएगी, आउटपुट आएगी, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय आई। जैसे कि ये हमारे पास ग्राफ है, तो हमारे देखिए 0 पे वैल्यू 0 आ रही है, 1 पे 1 आ रही है, 2 पे 2 आ रही है, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5। उसी तरह से -1 पे -1, -2 पे -2, -3 पे -3, -4 पे -4। दैट मीन्स ये जो हमारा ऐसे ग्राफ बनता है ओरिजिन से पास होके, ये हमारा क्या है, आइडेंटिटी ग्राफ है। सेम एज इट इज ये वाला फंक्शन है हमारे पास, ये भी क्या है, हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n इन द वेरिएबल x इज़ अ फंक्शन डिफाइंड बाय px इज इक्वल टू an x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1 एंड सो ऑन a1x प्लस a0। यहाँ पे हमारे पास सारे ai जो होंगे वो क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, और an हमारे पास इज नॉट इक्वल टू 0 एंड n इज़ अ होल नंबर, ये होल नंबर होगा। दैट मीन्स होल नंबर आपको पता है जो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 से लेके नंबर्स होंगे और कोई नंबर नहीं होगा। इंटीजर्स इसमें इंक्लूड नहीं होते, जैसे कि नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होते, तो n की वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती।
an इज़ कॉल्ड द लीडिंग कोफिशिएंट, जो सबसे पहले वाला कोफिशिएंट होता है उसको क्या बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट। एंड an xn इज़ कॉल्ड द डोमिनेटिंग टर्म, जो ये फर्स्ट वाली टर्म होती है इसको बोलते हैं डोमिनेटिंग टर्म। ये वाली जो टर्म होती है ये सबसे बड़ी वाली टर्म होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं डोमिनेटिंग टर्म। और ए नॉट इज़ कॉल्ड द कांस्टेंट टर्म, जो हमारे पास ये लास्ट वाली टर्म होती है जिसके साथ हमारे पास कोई भी वेरिएबल एक्स नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ये कोई भी नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है सारी पॉलिनोमियल फंक्शंस की। अगर हमारे पास डिग्री 1 है देन हमारे पास क्या होगा, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, दैट मीन्स कि x की पावर सबसे बड़ी पावर क्या होगी, 1। उसी तरह से उसको हम बोलते हैं लीनियर फंक्शन। और अगर हमारे पास डिग्री 2 है तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे होगी और उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। और अगर 3 है तो उसकी फॉर्म ऐसे होगी और उसको बोलते हैं क्यूबिक। और 4 वाले को हम बोलते हैं क्वार्टिक। तो एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि हर एक की जनरल फॉर्म क्या होती है। नेक्स्ट है हमारे पास ये हर एक की एग्जांपल्स दी हुई हैं पॉलिनोमियल्स की। 0 डिग्री वाली कांस्टेंट होती है तो ये इसकी एग्जांपल। उसी तरह लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्वार्टिक, क्विंटिक सबकी एग्जांपल दी हुई है। आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा कि इसमें से लीनियर, क्वाड्रेटिक किसको बोला गया है। जिसकी डिग्रीज़ हमारे पास 1 2 3 4 ऐसे होंगी ना, तो डिग्रीज़ के हिसाब से सबका नाम होता है। तो आप एक बार देख लीजिएगा, वैसे आपको पता ही होगा लेकिन फिर भी आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉलिनोमियल फंक्शन। तो इनमें से हम देखते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल फंक्शन है और कौन सा पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। तो देखिए एफ एक्स जो है हमारे पास ये क्या है, 1/2 एक्स की पावर 2 माइनस 3 एक्स की पावर 4 माइनस 7। तो यहाँ पे देखो जो डिग्री सबसे बड़ी डिग्री है वो हमारे पास क्या है, 4 है। तो ये वाला हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। नेक्स्ट ये देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस 3 की पावर एक्स। तो यहाँ पे देखो अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल होती है तो उसकी पावर में एक्स नहीं होता है, और पावर में एक्स नहीं होता है तो देन वो क्या होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। इसीलिए ये वाला हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। उसी तरह से ये देखिए एफ एक्स क्या है हमारे पास, 6x² प्लस 2x की पावर -1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे x की पावर क्या है, नेगेटिव में है। और मैंने अभी आपको बताया था कि कभी भी किसी वेरिएबल की पावर नेगेटिव में नहीं जा सकती, इसीलिए ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट फंक्शन है -0.5x प्लस πx² माइनस √2। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे बड़ी पावर है वो क्या है, 2 है। देन ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई रैशनल डिग्री है ना नेगेटिव में डिग्री है, तो कुछ भी नहीं है। देन ये हमारे पास फंक्शन है। नेक्स्ट है ज़ीरोज़ एंड रूट्स। कोई भी फंक्शन अगर हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं तो उनके ज़ीरोज़ और रूट्स होते हैं। देन वो अगर हमें ग्राफिकली देखने हो तो हम ग्राफिकली भी पता कर सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन के रूट्स कितने हैं। द रियल ज़ीरोज़ और रियल रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन आर द एक्स इंटरसेप्ट्स ऑफ द ग्राफ। देन अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ बना हो ना और उसमें हमारे पास जो ग्राफ है वो एक्स को कितनी टाइम्स कट कर रहा है, उतने हमारे पास क्या होते हैं, ज़ीरोज़ और रूट्स होते हैं। जैसे ये वाला फंक्शन हमारे पास 1 2 एंड 3 टाइम्स कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। देन हमारे पास जो भी ये ग्राफ है पॉलिनोमियल होगी उसके रूट्स कितने होंगे, 3 रूट्स होंगे। ऑलमोस्ट एक चीज़ याद रखना, जिस भी फंक्शन की जितनी डिग्री होती है ना उसके उतने ही रूट्स होते हैं। जैसे ये देखिए कांस्टेंट फंक्शन है, उसकी डिग्री 0 है तो ये एक्स को कट नहीं कर रही, देन ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। उसी तरह से डिग्री 1 लीनियर फंक्शन है तो ये एक्स को सिर्फ 1 टाइम कट कर रहा है, देन इसका क्या होगा, एक्स की वाई की एक ही वैल्यू होगी और वो हमारे पास क्या होगा, वही रूट होगा। उसी तरह से डिग्री 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलते हैं, और ये देखिए हमारे पास 2 टाइम्स कट कर रहा है, 1 एंड 2। उसी तरह से 3 डिग्री वाली क्यूबिक फंक्शन, और ये हमारे पास 3 टाइम्स कट करता है, 1 2 एंड 3। उसी तरह से डिग्री 4 हमारे पास 4 टाइम्स कट करती है एंड डिग्री 5 हमारे पास 5 टाइम्स कट करती है। देन ये हमारे पास आपके पास एक एस्टीमेट होता है, अगर कोई भी फंक्शन है उसका ग्राफ दिया हुआ है और जस्ट उसके रूट्स पूछे हैं कि आपको कोई क्वेश्चन आ गया कि उन्होंने बताया कि ग्राफ से देखकर बताइए कि इसके कितने रूट्स हो सकते हैं, तो आप एक बार इसको ध्यान से देख सकते हैं और इसके एक्स एक्सिस पे कितनी बार ये कोई भी ग्राफ कट कर रहा है तो वो उसके अप्रॉक्सीमेटली उतने ही रूट्स होते हैं। नेक्स्ट है लीनियर फंक्शन। अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं।
linear function. A linear function is a function of the form fx is equal to mx plus b, where m and b are real numbers and m is not equal to 0. क्योंकि अगर m 0 हो गया देन ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी और अकेला b, देन fx हमारे पास क्या रह जाएगा, इज इक्वल टू b. देन ये तो हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन होता है, इसीलिए m हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए. यानी ये हमारे पास लीनियर फंक्शन की एग्जांपल्स हैं कुछ. यहाँ पे y इज इक्वल टू, यहाँ पे m हमारे पास 2 है एंड जो b है हमारे पास -5 है, और यहाँ पे हमारे पास m -1 है एंड b हमारे पास क्या है, 2 है. तो ये किस फॉर्म की है, mx प्लस b. ये हमारे लीनियर के ग्राफ हैं. जो हमारे कोई एक फंक्शन है 2x प्लस 1, तो यहाँ पे हमने पहले भी बहुत क्लासेस में किया है कि हम क्या करते थे, x की वैल्यूज़ पुट करते रहते थे कुछ भी, और उसमें से हमारे y के आंसर्स आते रहते थे, और यही पॉइंट्स जो होते थे वो हम ड्रॉ कर देते थे ग्राफ में और उसको मिलाते थे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती थी, और यही हमारा लीनियर फंक्शन का ग्राफ होता है. और जो लीनियर फंक्शन की डोमेन एंड रेंज होती है ना, वो ऑल रियल नंबर्स होती है, तो डोमेन बिलोंग्स टू आर एंड रेंज भी बिलोंग्स टू आर करती है. नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक फंक्शन. द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. यहाँ पे ए बी एंड सी हमारे पास रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू 0. जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री होगी उसका हमारे पास जो भी कॉफिशिएंट होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, वरना वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी. ये फिर अगर ये ख़त्म हो जाएगी तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन. तो इसीलिए ये हमारे पास क्या है, लीनियर फंक्शन नहीं है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है क्योंकि यहाँ पे a 0 नहीं है. द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज़ अ पैराबोला. तो जो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ होता है वो क्या होता है, पैराबोला होता है. तो ये हमारे पास ग्राफ है. तो ये देखिए ग्राफ हमारे पास पैराबोला टाइप बना हुआ है. तो इसमें देखिए हमारे पास ना दो चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. अब हम पैराबोला तो बना देंगे, लेकिन हमें पैराबोला का जो वर्टेक्स है कहाँ से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, एक्स को कहाँ पे कट करेगा, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, वो सब आपको पता होना चाहिए. तो वो कैसे पता होगा वो देखते हैं. जैसे लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ना, वो इक्वेशन से ही पता चलेगी. लाइन ऑफ सिमेट्री हम कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू -b/2a. यहाँ पे हम वैल्यूज़ भरेंगे इक्वेशन से देख के, देन हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो हम x पे लाइन ड्रॉ कर देंगे वर्टिकली. तो ये हमारी होती है लाइन ऑफ सिमेट्री. उसी तरह से वर्टेक्स होता है. वर्टेक्स क्या होता है हमारे पास, -b/2a जो आएगा उसी को फंक्शन में पुट करके जो हमारे पास वैल्यू आएगी तो वो हमारे पास एक्स वाई पॉइंट्स आ जाएंगे, और जो वो पॉइंट होगा वो हम ड्रॉ करेंगे, वो लाइन ऑफ सिमेट्री पे ही आएगा. लाइन ऑफ सिमेट्री पे वो पॉइंट आ जाएगा तो वो हमारे पास क्या होगा, वर्टेक्स. उसी तरह से एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसके रूट्स निकालेंगे. और रूट्स निकालने के आपके पास कई तरीके होते हैं, जैसे कि आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं, या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर सकते हैं, या फिर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला होता है वो भी कर सकते हैं. तो ये हमने डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लिखा है यहाँ पे. तो इससे आप क्या कर सकते हैं, रूट्स निकाल सकते हैं, और वो हमारे क्या होते हैं, एक्स इंटरसेप्ट. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और इसकी डिग्री क्या होती है हमारे पास, 2 होती है. देन हमारे पास ये क्या है, एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स कट करेगा, तो यहाँ पे 2 रूट्स होंगे. और जो हमारे पास y इंटरसेप्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है, 0 c. जो भी हमारा c कांस्टेंट होता है ना लास्ट पे, वो हमारा होता है y इंटरसेप्ट. तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास कट कर रहा है, ये हमारा y c है, जो कि y एक्सिस को ये लाइन कहाँ पे कट करेगी, पैराबोला कहाँ पे कट करेगा, वो हमारा होगा y इंटरसेप्ट. तो इसकी हम एक एग्जांपल करके देखते हैं जिससे आपको ज़्यादा पता चल जाएगा. जैसे ये देखिए, ये एक जनरल फॉर्म लिखी हुई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो जो वर्टेक्स है उसको हम एच के से डिनोट कर देते हैं, और एच हमारा क्या होता है, -b/2a, और के हमारा होता है एफ, और जो भी फंक्शन होता है उसमें हम एच पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा. और वर्टेक्स की फॉर्म होती है ना, वो ऐसी फॉर्म होती है. अगर आप इक्वेशन इस फॉर्म में बना सकते हैं तो आपको एच के सीधे पता चल जाएगा. लेकिन इससे आसान यही होता है कि अगर आप इसमें एच की वैल्यू -b/2a करके एफ एच पुट कर दें, तो बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जिस तरह से आसान लगता है, जैसे आप करना चाहो वैसे कर सकते हैं. जैसे ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x -12. देन हम सबसे पहले इसका वर्टेक्स निकालते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें पता है इसका ग्राफ क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा. तो सबसे पहले हम इसका वर्टेक्स निकालते हैं.
तो वर्टेक्स में क्या आता है -b/2a, तो b हमारे पास क्या है -4 एंड a हमारे पास क्या है 1, तो हमारे पास -4/2a हो गया इज इक्वल टू आ गया 2, देन वर्टेक्स आ गया 2। तो ये वाला जो वर्टेक्स है ये h की वैल्यू आई है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ये h की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो सारी इक्वेशन में पुट की तो हमारा y आ गया -16, देन वर्टेक्स हमारे पास आ गया 2 -16, तो ये रहा हमारा वर्टेक्स। देन हमारे पास अनदर पॉइंट है, हमें क्या करना है y का इंटरसेप्ट निकालना है। तो y का इंटरसेप्ट हमें पता है कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म हमारे पास है -12, देन हमारा y का इंटरसेप्ट हो गया 0 -12, तो ये भी पता चल गया। और हमें पता है लाइन ऑफ सिमेट्री, तो लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी -b/2a पे ही होती है, तो वो हमारे पास 2 आई थी, तो ये हमारी हो गई लाइन ऑफ सिमेट्री। देन हमारे पास सिमेट्री है, तो जो पॉइंट यहाँ पे है वही इधर आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 से 0 से 2 गया था, तो ये 2 से 4 जाएगा, और 4 -12 हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया। तो अब हमने देखना है रूट्स कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करता है। तो ये सिंपल है, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, ये आप कैसे भी कर सकते हो, तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करो या कैसे भी करो, यहाँ पे मैंने मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करा है। देन मेरे पास वैल्यूज़ आ गई x इज इक्वल टू -2 एंड 6, तो -2 एंड 6 पे हमारे कट कर रहा है, सारे पॉइंट्स हमें मिल गए, तो हम इससे क्या बना देंगे, पैराबोला बना देंगे, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। नेक्स्ट है हमारे पास डोमेन एंड रेंज। क्वाड्रेटिक फंक्शन जनरली हैव द होल रियल लाइन एज देयर डोमेन। जो ना डोमेन होती है क्वाड्रेटिक फंक्शन की, वो सारी रियल लाइन होती है, क्योंकि उसमें जो x की वैल्यूज़ होती हैं वो सारी यूज़ हो जाती हैं, कोई भी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं कि y की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। द रेंज इज रिस्ट्रिक्टेड टू दोज पॉइंट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स और लेस देन और इक्वल टू डिपेंडिंग ऑन वेदर द पैराबोला ओपन्स अप और डाउन। ये हमारे पास जो रेंज होती है ना, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या था कि हमारे पास ऊपर की तरफ पैराबोला जो है अपवर्ड साइड से हमारे पास खुला था, देन हमारी जो रिस्ट्रिक्ट कर गई y की वैल्यू वो क्या थी, 2 मैक्सिमम क्या थी -16, उसके बाद नीचे वाली कोई भी वैल्यू हमारे पास जो है यूज़ नहीं होगी। देन इसकी रेंज क्या है -∞ या इन्फिनिटी से लेके -16 तक होगी, उसके बाद नहीं होगी, तो इसकी रेंज यहाँ तक की होगी, इससे नीचे नहीं होगी। तो डोमेन सारी होती है हमारे पास, सारी रियल लाइन, लेकिन जो डोमेन रेंज होती है वो हमारे पास जो मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट होता है वहीं तक होती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूबिक फंक्शन। द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्यूबिक फंक्शन इज y इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस g। यहाँ पे a b c d हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स हैं, एंड a जो है वो 0 नहीं हो सकता। देन हमारे पास क्यूबिक फंक्शन का जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, अगर हमारे पास a ग्रेटर देन 0 है देन हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा, और अगर a लेस देन 0 है देन हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा। और डोमेन और रेंज इनकी क्या होती है, -∞ टू इन्फिनिटी होती है। तो ये इसका एक फंक्शन है हमारे पास जिसका ग्राफ लिया, जैसे ये हमारे पास x³ प्लस 4x² प्लस x -6, तो इसके हमने लीनियर जो भी है लीनियर फंक्शंस बना दिए, तो हमारे पास ये क्या है, हमारे फैक्टर्स बन गए x -1 x + 2 x + 3, तो यहाँ से इज इक्वल टू 0 करके हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, x इज इक्वल टू 1 -2 एंड -3, देन इसके 3 रूट्स आ गए, और ये देखिए -3 -2 एंड 1 पे कट कर रही है, देन इसके क्या है 3 रूट्स हैं। उसी तरह से ये एक और एग्जांपल है y इज इक्वल टू x³ - 3, क्यूबिक इक्वेशन है, तो हमने यहाँ पे सीधे क्या किया, x की वैल्यूज़ पुट करी, y की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, तो उसके बाद हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो वो ऐसे बना। अब यहाँ पे देखिए a हमारे पास क्या था, पॉजिटिव था, और हमें पता है अगर a हमारे पास a की वैल्यू पॉजिटिव हो देन हमारा ग्राफ ऐसे बनता है, तो हमारे पास सेम ऐसे ही ग्राफ बन गया। आप इसको ड्रॉ करके देख लेना तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। नेक्स्ट है आइडेंटिकल फंक्शन। आइडेंटिकल फंक्शन कहते हैं टू फंक्शंस f एंड g आर सेड टू बी आइडेंटिकल इफ़ द डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g एंड द रेंज ऑफ f इज इक्वल टू द रेंज ऑफ g। दैट मीन्स कि fx इज इक्वल टू gx एंड दोनों की डोमेन एंड रेंज सेम होंगी, और इसीलिए उसको बोलेंगे आइडेंटिकल फंक्शन। जैसे कि इसकी एक एग्जांपल है हमारे पास, ये देखिए fx इज इक्वल टू x/x² एंड gx इज इक्वल टू 1/x। तो ये हमारे पास क्या हो गया, टू फंक्शन फॉर्म्स
आर इक्वलेंट एज एफ एक्स इज़ रिड्यूस टू जी एक्स। देन हम क्या करेंगे, अगर इससे एक्स से ये कट कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/x, तो सेम फंक्शन ही बन जाएगा। तो इससे हमारे पास क्या होगा कि अगर हम रिड्यूस करेंगे इस फंक्शन को, सेम जी एक्स बनता है। नाउ हमारे पास क्या होगा, एक्सप्रेशन ऑफ एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू 0। दस डोमेन ऑफ एफ एक्स इज ऑल रियल नंबर्स माइनस 0। On the other hand, domain of reciprocal function gx is also r minus 0. Clearly two given functions are equal. दोनों functions हमारे पास equal हैं क्योंकि उनकी domain and range भी क्या है, equal है। नेक्स्ट है हमारे पास algebraic function. A function that consists of a finite number of terms involving powers and roots of independent variable x and fundamental operations such as addition, subtraction, multiplication and division is known as an algebraic equation. कोई भी फंक्शंस है हमारे पास जहाँ पे रूट्स होंगे, हमारे पास पावर्स होंगी, तो प्लस माइनस में फंडामेंटल्स ऑपरेशंस लगाए होंगे, तो वो हमारे पास क्या होंगे, algebraic functions। और ट्रांसडेंटल फंक्शंस क्या होते हैं, अ फंक्शन विच इज़ नॉट एल्जेब्रिक इज कॉल्ड ट्रांसडेंटल फंक्शंस। सम ट्रांसडेंटल फंक्शंस आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हाइपरबोलिक फंक्शन, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड सो ऑन। और भी बहुत होते हैं लेकिन मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिए हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने फंक्शन की कुछ टाइप्स को डिस्कस किया है। आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। मुझे पता है कि आप लोगों को ग्राफ समझने में थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, और अगर आपको कुछ नहीं समझ आया होगा तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट ही समझिए कि आप एक बार इन सब को जो है ट्राई करके ज़रूर देखना। अगर आप ट्राई करोगे ना साथ साथ में, तो आपको पक्का मुझे विश्वास है कि आपको ये क्या है, समझ में आ जाएगा। तो इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर आपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।